नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 मई 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल, एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के बीच में पावर को लेके जो जंग छिड़ी थी उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है। डिटेल से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड के साथ। नीचे वाला आर्टिकल ये आयुष से संबंधित है, क्या कुछ नया हुआ है, क्यों स्वागत किया जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट के एक फैसले का, और सबसे लास्ट में ओएनडीसी को भी हम रिवाइज करेंगे। ओएनडीसी जो काफ़ी सुर्खियों में है, लोग कह रहे हैं कि सस्ती डिलीवरी हो रही है ओएनडीसी से एज कंपेरिजन टू जोमेटो एंड स्विगी। क्या है ये, कैसे काम करता है, सब डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दिल्ली में एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के बीच में पावर को लेके छिड़ी जंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है और यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, यानी सरकार चुनी जाती है। अब देखो, यूनियन गवर्नमेंट का यह कहना है चूंकि दिल्ली भारत की कैपिटल है तो इसको गवर्न करने में यूनियन गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा पावर्स होनी चाहिए, मतलब अच्छी खासी पावर्स होनी चाहिए। अब जैसे G20 का समिट होगा दिल्ली में तो यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होंगी, तो यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर ढंग से इंडिया को पूरे वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट कर सकती है। ये यूनियन गवर्नमेंट का व्यू है। दूसरी तरफ राज्य सरकार का ये व्यू है, भैया हमें चुना गया है जनता के द्वारा, तो हमें जनता ने चुना है, हमारी जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी है। अगर आप हमें पावर नहीं दोगे तो फिर हम कैसे रूल कर सकते हैं, कैसे हम जनता को, जिन्होंने हमें चुना है, उनको हम बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मेन रीज़न है। मतलब यूनियन गवर्नमेंट का तर्क है, चूंकि कैपिटल है दिल्ली, हमें ज़्यादा पावर्स मिलनी चाहिए, ये पूरे इंडिया का फेस है वर्ल्ड के सामने। राज्य सरकार का ये कहना है हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो इसलिए हमें ज़्यादा पावर्स मिलनी चाहिए। अब संविधान का जो आर्टिकल 239AA है ना, इसने दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया। इससे पहले दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हुआ करती थी। इवन जब संविधान सभा की डिबेट्स हुई थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स हुई थी ना, उसमें यह निकल के आया था, अंबेडकर जी का भी यही व्यू था कि दिल्ली में ज़्यादा पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास में होनी चाहिए। बट बाद में संविधान को अमेंड किया गया 1993 में, और आर्टिकल 239AA आया जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविज़न किया गया। ये बोला गया कि लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये 3 चीज़ें रहेंगी यूनियन गवर्नमेंट के पास में और बाकी चीज़ें रहेंगी स्टेट गवर्नमेंट के पास में। फिर से आसान भाषा में बोलता हूँ, जैसे आपको पता है ना, संविधान में 7th शेड्यूल है जिसमें पावर्स को डिवाइड किया गया है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। दिल्ली में थोड़ी सिचुएशन अलग है क्योंकि दिल्ली कैपिटल है। बाकी राज्यों में ये 3 सब्जेक्ट्स भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में आते हैं, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। बट चूंकि दिल्ली कैपिटल है तो स्टेट से ना ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये स्टेट से लेके यूनियन को दे दिए गए हैं, बाकी चीज़ें सेम हैं। तो देखो हुआ क्या, बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए। 2014 में बीजेपी की सरकार आई और बाद में दिल्ली में आप गवर्नमेंट आई। तब से ही दोनों सरकारों के बीच में ना लड़ाई चल रही है पावर को लेके। आप गवर्नमेंट का ये कहना है, एलजी जिसे अपॉइंट किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, एलजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करे जैसा कि बाकी राज्यों में होता है। लेकिन एलजी अपने मर्जी से काम कर रहे थे, ऑफिशियल्स को आदेश दे रहे थे। मामला पहुंचा था 2018 में सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट में कहा कि एलजी जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करेंगे, मतलब
दिल्ली में जो चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार है ना, वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी एडवाइस से एलजी काम करेंगे, अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे। तो जब ये वर्डिक्ट आया, एक प्रकार से रास्ता साफ हो गया आप गवर्नमेंट के लिए। आप गवर्नमेंट के अनुसार हमारे बहुत से काम रुके हुए थे, जैसे बसेस में महिलाओं को फ्री ट्रैवल के लिए अलाउ करना, इस प्रकार की अनेकों पॉलिसीज पे एलजी साइन नहीं कर रहे थे। लेकिन 2018 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार एलजी को इन सब पॉलिसीज पे साइन करना पड़ा। बाद में देखो, हालांकि ना 2021 में यूनियन गवर्नमेंट एक बार फिर से एक्ट लेके आ गई, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2021। ये एक्ट यूनियन गवर्नमेंट लेके आई थी ताकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद एलजी की जो पावर कमजोर हुई है ना, उसे मजबूत करने के लिए इस एक्ट में कहा गया, जो 2021 में आया, कि असली जो गवर्नमेंट है ना वो एलजी है। मतलब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करना होगा, बट 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट ले आई जिसमें बोला गया असली सरकार एलजी है। अब 2023 में एक बार फिर से वर्डिक्ट आया है। ये किस इशू पे आया है? विवाद ये था, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स जैसे आईएएस वगैरह हैं, इनकी पोस्टिंग किसके पास होगी, इनकी ट्रांसफर किसके पास होगी? अभी देखो, ब्यूरोक्रेट्स को पोस्टिंग देने की पावर, ट्रांसफर देने की पावर, रिमूव करने की पावर्स होम मिनिस्ट्री के पास थी, जबकि आप गवर्नमेंट का ये कहना था, वैसे ये सारे ब्यूरोक्रेट राज्य सरकार के लिए काम कर रहे हैं, बट हमारी मीटिंग्स पे नहीं आते। मिनिस्टर कोई मीटिंग बुलाता है, ये ऑफिसर आते ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है आप सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ जानबूझ के नहीं आते, कुछ डर के चलते नहीं आते, जाएंगे तो होम मिनिस्ट्री हमारी ट्रांसफ़र कर देगी। तो इसलिए आप सरकार का ये कहना था, हमें काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ कोऑपरेट करते ही नहीं थे। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम की मानते थे, क्योंकि इनको ट्रांसफ़र, रिमूव और पोस्टिंग देने की पावर मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास थी। अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है 5 जजेस की बेंच का, कि आप सरकार के पास होंगी ब्यूरोक्रेट्स को पोस्टिंग देने की पावर, ट्रांसफ़र करने की पावर। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये फैसला देखो अहम यानी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब ये ब्यूरोक्रेट्स जो दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं, ये राज्य सरकार की बात मानेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अब अगर हम राज्य सरकार के मिनिस्टर्स की मीटिंग में नहीं गए, उनकी बात हमने नहीं मानी, तो इसी सरकार के पास हमको रिमूव करने की पावर है। समझ गए? तो ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि देखो, जब जनता ने आप सरकार को चुना है, अगर आप उनको पावर्स नहीं दोगे तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करोगे? बिना पावर उन्हें दिए उनकी अकाउंटेबिलिटी जनता फिक्स नहीं कर सकती, उन्हें पावर तो देनी होगी ना। और अगर राज्य सरकार के पास पावर नहीं है बिल्कुल भी, तो उनको चुनने का फिर फायदा ही क्या? मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट का पूरा जो कंसेप्ट है वही खतरे में आ जाता है। फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है वही खतरे में आ जाता है, अगर आप गवर्नमेंट के पास में ये सिंपल पावर्स भी नहीं अवेलेबल होगी। ऐसा 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा। देखो, विवाद इसी के साथ खत्म होगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 2018 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, फिर 2021 में यूनियन गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आ गई एलजी को मजबूत करने के लिए। अब फिर से यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एक्ट लाया जा सकता है। वैसे एक विवाद ये है, जहां सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कहा कि अगर मतलब जो पावर मिली है यूनियन गवर्नमेंट को, जैसे लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, इतना तक तो ठीक है, बट इससे ज़्यादा पावर अगर यूनियन गवर्नमेंट कैप्चर करती है ना, तो ये संविधान की भावनाओं के अगेंस्ट है, संविधान की वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। दूसरी तरफ यूनियन गवर्नमेंट के वकील ने यह कहा कि जब संविधान सभा की डिबेट्स चल रही थी, तो उस समय इवन अंबेडकर ने कहा था कि दिल्ली में ज़्यादा पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। उस समय यही डिसाइड हुआ था। ये तो बाद में 1993 में संविधान को अमेंड किया गया और इलेक्टेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया, अदरवाइज इससे पहले ऐसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं। तो देखो, लड़ाई जो है पावर को लेके, ऐसा नहीं लगता कि अब समाप्त हो जाएगी। यूनियन गवर्नमेंट एक बार फिर से कुछ करेगी और ये जो लड़ाई है वो चलती रहेगी।
वैसे देखो, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि दोनों सरकारें मिलकर काम करें जनता के हित के लिए, लेकिन जब लड़ाई पावर की हो तो अक्सर ऐसा होता नहीं है। ये आइडियल सिचुएशन है, लेकिन होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो आयुष से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आयुष मतलब आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवारिपा, होम्योपैथी, ये सब ना एंशिएंट इलाज की पद्धतियां हैं। अब देखो, आज के समय में जो हम दवाइयां लेते हैं ना जल्दी से ठीक होने के लिए, वो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं। डॉक्टर्स तो इनके भी होते हैं, आयुष के भी, लेकिन जनरली हमारा सर दर्द है जो हम लेते हैं, मतलब किसी को चोट लग गई, वो सब एलोपैथिक मेडिसिन ही होती हैं। बट आयुष, ये जो इलाज की पद्धतियां हैं ना, इनका रिवाइवल हुआ है खासकर से पिछले कुछ सालों में, जब से मतलब इंडिया अपने आप को विश्व गुरु के तौर पे असर्ट कर रहा है। तो एंशिएंट जो ग्लोरी है ना इंडिया की, वो एक बार फिर से इमर्ज होके आई है। बट ना बार बार ये विवाद उत्पन्न हो जाता है कि आयुष में जो इलाज की पद्धतियां हैं वो ज़्यादा सही हैं या फिर एलोपैथिक जो मेडिसिन हैं वो ज़्यादा सही है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, जो मॉडर्न मेडिसिन हैं वो देखो एविडेंस के आधार पर हैं। आपको भी पता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है किसी भी मेडिसिन, ड्रग के आने से पहले कितने लोगों पर उसे टेस्ट किया जाता है। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, बहुत ज़्यादा एविडेंस के बाद ही वो मेडिसिन जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है वो मार्केट में आती है। बट ना आयुष का जो इलाज है ना उसके साथ ऐसा नहीं होता। जनरली फेथ ज़्यादा है, एविडेंस कम है। समझ गए? दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि योग के ये फायदे हैं, होम्योपैथी के इस प्रकार से फायदे हैं, आयुर्वेद के ये फायदे हैं, लेकिन वो सारे जो फायदे गिनाए जाते हैं ना वो एविडेंस के आधार पर नहीं होते, फेथ के आधार पर होते हैं। विश्वास है कि आयुर्वेद से बहुत फायदा होता है। बट अब ना एक बेहतरीन फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा। फैसला ये है कि आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो ना आयुष में आयुर्वेद प्लस में मॉडर्न मेडिसिन दोनों का कॉम्बिनेशन से किस प्रकार से पेशेंट रिएक्ट करता है, इस प्रकार के जो क्लिनिकल ट्रायल्स है ना वो कंडक्ट करवाएगी। समझ गए? ये देखो, शुरू में तो देखो आयुष में सिर्फ ए को लिया गया है, यानी आयुर्वेद को लिया गया है। आयुर्वेद के तौर तरीके इलाज के, आयुर्वेद के ड्रग्स प्लस में मॉडर्न मेडिसिन यानी जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा। तो पेशेंट पे क्या फायदा क्या नुकसान होगा, इसके क्लिनिकल ट्रायल किए जाएंगे। मतलब कोई जरूरी नहीं कि इंसान के ऊपर ये ट्रायल कंडक्ट किए जाएं, जैसे आपको पता है शुरू में एनिमल्स के ऊपर भी किए जाते हैं, जैसे रैट्स, मंकी, उन सब के ऊपर। लेकिन शुरुआत में अब कॉम्बिनेशन में इनको ट्राई किया जाएगा, आयुर्वेद प्लस मॉडर्न मेडिसिन, इनके क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे। शुरुआत में आयुर्वेद के साथ मॉडर्न मेडिसिन को कंबाइन किया जा रहा है, बाद में रिजल्ट के आधार पर आगे आगे योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनके जो ड्रग्स हैं, इनके जो इलाज के मेथड्स हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा मॉडर्न मेडिसिन के साथ में क्लिनिकल ट्रायल के लिए। अब देखो, शुरुआत में ना कंपेयर किया जाएगा। एक तो सिंपल आपने मॉडर्न मेडिसिन दी, जैसे पैरासीटामोल वाली मान लीजिए, दूसरी तरफ आपने कॉम्बिनेशन दिया पैरासीटामोल प्लस में आयुर्वेद की मेडिसिन का। दोनों में ज्यादा बेहतर इंपैक्ट किसका हो रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूं, कंपैरिजन इस प्रकार से होगा, एक तरफ आपने मॉडर्न मेडिसिन दी और दूसरी तरफ आपने कॉम्बिनेशन दिया मॉडर्न मेडिसिन प्लस में आयुर्वेद। दोनों में से किस केस में ज्यादा फायदा हो रहा है पेशेंट को, यह देखा जाएगा। शुरुआत में सिर्फ इनको आपस में कंपेयर किया जाएगा, बाद में शायद अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो अगली स्टेज में यह भी, इसका भी एविडेंस इकट्ठा किया जा सकता है कि सिर्फ आयुर्वेद की मेडिसिन दी जाए, आयुर्वेद की इलाज का मेथड अपनाया जाए तो उससे क्या फायदा होता है। लेकिन अभी सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स इस बात तक सीमित रहेंगे, एक तरफ मॉडर्न मेडिसिन, दूसरी तरफ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन प्लस आयुर्वेद। अगर रिजल्ट ठीक आया तो अगली स्टेज में फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन को, आयुर्वेदिक ड्रग को भी इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया जा सकता है, इसके भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो सकते हैं। अब राइटर कहते हैं देखो ये बहुत अच्छी चीज है,
शुरुआत आयुर्वेद से हो रही है, लेकिन धीरे धीरे बाकी मेडिसिन को भी एम्बिट में लाया जाएगा। अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि अभी तक ना बड़े बड़े दावे तो कर दिए जाते थे कि आयुर्वेद से इतना फ़ायदा, होम्योपैथी से इतना फ़ायदा, बहुत सारे क्लिनिक भी खुल गए हैं होम्योपैथी के, बट ना उसमें एविडेंस का अभाव देखने को मिलता है। बट अब क्लिनिकल ट्रायल होंगे तो एविडेंस भी सामने आ जाएगा। एविडेंस सामने आएगा तो अल्टीमेटली देखो जनता को ही फायदा है, उनका बेहतर ढंग से इलाज संभव हो सकेगा और इंडिया के लिए भी अच्छी चीज़ है। देखो विश्वास होना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इलाज के मामले में कईयों को देखो गंभीर बीमारियां होती हैं और उन्हें कई बार जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो भरोसे में ले लेते हैं कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके चलते वो ना मॉडर्न मेडिसिन नहीं लेते, वो हॉस्पिटल्स में नहीं जाते, तो उनकी सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत से मामलों में ऐसा भी होता है जान भी चली जाती है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर काम भी करती हैं तो काफ़ी स्लो काम करती हैं। तो कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो हेल्प करेगी। आयुष में जितनी भी इलाज की पद्धतियां हैं उनको साइंटिफिक वैलिडेशन मिलेगा। अगर अच्छा रिजल्ट सामने आता है तो जनता का विश्वास जो है वो और बढ़ेगा अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए। ये सारी अल्टरनेटिव मेडिसिन है आयुष की, तो इसके लिए जनता का विश्वास बढ़ेगा अगर साइंटिफिक वैलिडेशन आता है, एविडेंस आता है तो। अच्छा निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब देखो अगला जो आर्टिकल है ना वो ओएनडीसी से संबंधित है। ये प्लेटफॉर्म सरकार ने कुछ समय पहले लॉन्च किया था। जैसे यूपीआई ने ना पूरे देश में एक रेवोल्यूशन लाया। आज यूपीआई हर कोई यूज़ करता है, हर बैंक, हर पेटीएम जैसी जो फिनटेक्स हैं वो भी यूपीआई को यूज़ करती हैं। तो ना सरकार चाहती थी कि डिलीवरी भी ना, जैसे अभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनका डिलीवरी का नेटवर्क बहुत बड़ा है, अगर हम डिलीवरी को भी डेमोक्रेटाइज कर दें तो छोटे छोटे दुकानदार भी ना अपना सामान दूर दराज के इलाकों में भेज सकेंगे। उनको फ्लिपकार्ट और अमेजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो डिलीवरी को डेमोक्रेटाइज करने के लिए सरकार ओएनडीसी लेके आई थी, जो अब फिर से सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं, ट्विटर पे कुछ चीज़ें वायरल हुई कि ओएनडीसी जो है वो सस्ता है एज कंपेरिजन टू जोमेटो एंड डिलीवरी, जो स्विगी। एक बार ओएनडीसी के जो बेसिक्स हैं वो हम जान लेते हैं। देखो आज का जो समय है ना वो ई कॉमर्स का है और इसमें ना बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना उन्होंने अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करके रखी है, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं ना, छोटे सेलर्स, हमारे घरों के आसपास के वाले दुकानदार, वो ना ई कॉमर्स का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने ना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ओएनडीसी। ओएनडीसी का देखो पूरा नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का मकसद ये है, ये इंश्योर करना कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं ना वो भी ई कॉमर्स का फ़ायदा उठा पाएँ, यानी ई कॉमर्स हमारे देश में डेमोक्रेटाइज हो जाए। देखो एक चीज़ तो आप भी मानोगे कि हमारे देश में ना पेमेंट सिस्टम में एक बहुत बड़ी क्रांति यानी रेवोल्यूशन आई है। आप गली में जाते हो, आइसक्रीम वेंडर से 20 रुपये की आइसक्रीम खरीदते हो और ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। आज से कुछ साल पहले ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। इवन हम ऑनलाइन कुछ चीज़ परचेज करते थे तब भी कार्ड वगैरह से हमें पेमेंट करनी होती थी, लेकिन यूपीआई जब से हमारे देश में आया है ना तो पेमेंट सिस्टम में क्रांति आ गई है। ऐसी क्रांति तो अभी तक फिलहाल डेवलप कंट्रीज में भी नहीं आई है। आपके पास गूगल पे है और सामने वाले के पास में फ़ोन पे है, फिर भी आप पेमेंट कर सकते हो। आपके पास पेटीएम है, सामने वाले के पास भारत पे है, तब भी आप पेमेंट कर सकते हो। बीच में एक मीडिएटर का काम करता है यूपीआई। पेमेंट करना बहुत आसान हो गया है। तो अब देखो सरकार चाहती है यही क्रांति अब ई कॉमर्स के सेक्टर में भी आनी चाहिए। ई कॉमर्स के सेक्टर में ना अभी देखो कुछ ही प्लेयर्स का बोलबाला है, जैसे अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का। और अमेजोन की वेबसाइट आप ओपन करोगे ना, कुछ प्रोडक्ट आप सर्च मारोगे, उसमें भी आपको कुछ ही सेलर्स ऊपर ऊपर मिलेंगे। आपको अपने आस पड़ोस के सेलर्स तो मिलेंगे ही नहीं, कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो सर्च में सबसे ऊपर आएंगे और उन्हीं के प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सेलर्स हैं उनका तो नाम भी नहीं आता सर्च पेज में। सरकार ये चाहती है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो दुकानदार है, जो स्टोर वाला है, वो भी अपने प्रोडक्ट जो है वो डिजिटली बेच पाए। ऐसा कुछ प्रोविजन करना जरूरी है और इसी के लिए सरकार लेके आई है ओएनडीसी, ताकि ई कॉमर्स को भी हमारे देश में डेमोक्रेटाइज किया जा सके।
मतलब हर एक पर्सन ई कॉमर्स को यूज करके, हर एक सेलर ई कॉमर्स को यूज करके, सेलर भी और बायर भी। देखो अभी ना जो ई कॉमर्स है ना मेनली प्लेटफॉर्म सेंट्रिक है। प्लेटफॉर्म सेंट्रिक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूं, आप आसानी से समझ जाओगे। मान लीजिए महेश एक पर्सन है जो अमेजोन को यूज करता है, अमेजोन की जो एप्लीकेशन है उसने अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखी है, और एक्स एक सेलर है यानी दुकानदार है जो यूपीएससी की बुक्स बेचता है। अब महेश जाएगा अमेजोन पे, अमेजोन क्या कर रहा है, एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है। सेलर ने अपनी यूपीएससी की लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो अमेजोन पे रजिस्टर करके रखी है, महेश अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जाके वो बुक परचेज कर सकता है, सेलर वो बुक भेज देगा महेश के एड्रेस पे। तो अमेजोन ने क्या किया, होस्ट किया, जहां पे सेलर और बायर एक प्लेस पे आ गए। उसी प्रकार से रमेश एक पर्सन है, रमेश ने फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है, और वाई एक सेलर है जो यूपीएससी के नोट्स बेचता है, बुक्स नहीं नोट्स बेचता है। तो रमेश को ओनली आईएएस के नोट्स खरीदने हैं, तो वो फ्लिपकार्ट पे आएगा, वाई सेलर ओनली आईएएस के नोट्स प्रोवाइड करता है, तो रमेश वो नोट्स परचेज कर लेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये प्लेटफॉर्म सेंट्रिक हैं। लेकिन सपोज कीजिए कुछ ऐसा हो कि महेश अमेजोन की वेबसाइट पे आए और वाई सेलर जिसने अपने आप को फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करवा के रखा है, अमेजोन पे नहीं करवा के रखा है, बावजूद इसके महेश अमेजोन पर वाई सेलर के नोट्स परचेज करके यूपीएससी के, समझ रहे हो, मैं फिर से बोलता हूं, वाई सेलर ने अपने आप को फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करके रखा है, लेकिन महेश अमेजोन यूज करता है। लेकिन सोच के देखिए कुछ ऐसा हो जाए कि महेश जो है वो वाई सेलर के नोट्स, जो ओनली आईएएस के नोट्स बेचता है वाई सेलर, उसके नोट्स परचेज करके बिना फ्लिपकार्ट पे जाए अमेजोन पे ही। कैसे मुमकिन होगा, ये तब मुमकिन होगा जब दोनों वेबसाइट्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों इस ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स से जुड़ी हों। अगर दोनों इस नेटवर्क से जुड़ी होंगी ना, तो फिर अमेजोन की वेबसाइट पर कोई, अमेजोन के जो कस्टमर है ना वो देखो फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स भी परचेज कर सकेंगे बिना फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाए, अमेजोन पर ही। कैसे पॉसिबल होगा, ओएनडीसी से, क्योंकि ये जो नेटवर्क है ना ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ये दोनों से कनेक्टेड है, अमेजोन से भी फ्लिपकार्ट से भी। तो जो जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स इस नेटवर्क से कनेक्टेड होंगी ना, तो फिर कस्टमर को ना अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाने पर भी बाकी वो सारी जो वेबसाइट्स है ना जो ओएनडीसी से कनेक्टेड है, उनके प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, परचेज किया जा सकता है। मैं आपको और सिंपल वे में बता देता हूं, ये स्लाइड देखिए आप। मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म एक्स है, जैसे अमेजोन है, अमेजोन पे ये 3 सेलर्स हैं, S1 S2 और S3, जो भी हैं ये S1 S2 हैं सिर्फ प्लेटफॉर्म एक्स पर, और प्लेटफॉर्म वाई पर यानी फ्लिपकार्ट पर ये सेलर्स हैं S2 S3 S4, और प्लेटफॉर्म जेड पे ये 3 सेलर्स हैं S4 S5 S6, और भी 3 प्लेटफॉर्म हैं। प्लेटफॉर्म पी, ये भी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल पेटीएम भी सामान बेचती है ना, स्नैपडील मान लीजिए ये स्नैपडील के कंज्यूमर हैं C1 C2, ये प्लेटफॉर्म क्यू के कंज्यूमर है C2 C3 C4, और सबसे लास्ट में प्लेटफॉर्म आर के कंज्यूमर हैं C4 C5 C6। ये 6 के 6 प्लेटफॉर्म जो है ना ओएनडीसी से कनेक्टेड हैं, इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। तो फिर क्या होगा, कंज्यूमर 6 जो प्लेटफॉर्म आर को यूज करता है, समझ गए। अब प्लेटफॉर्म आर को यूज करने वाला जो कंज्यूमर 6 है ना, वो S1 सेलर के प्रोडक्ट भी परचेज कर सकता है इसी प्लेटफॉर्म पर, और S1 जो सेलर है ना उसने अपने आप को सिर्फ प्लेटफॉर्म एक्स पे यानी सिर्फ अमेजोन पे रजिस्टर करवा के रखा है। बीच में कड़ी का काम करेगा क्या, ओएनडीसी। जैसे अभी यूपीआई बीच में सबको जोड़ देता है ना, पेटीएम को, भारत पे को, फोन पे को, गूगल पे को, सबको, व्हाट्सएप को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यूपीआई। उसी प्रकार से ओएनडीसी सभी सेलर्स को और सभी कंज्यूमर्स को आपस में जोड़ने का काम करेगा। यानी यूपीआई की सक्सेस को अब सरकार रेप्लिकेट करना चाहती है ई कॉमर्स के क्षेत्र में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये जरूर आया होगा कि ये ओएनडीसी क्या कोई वेबसाइट होगी क्या? नहीं, ये वेबसाइट नहीं होगी। यूपीआई कोई वेबसाइट थोड़ी ना है। यूपीआई सीधा बैकडोर में काम करता है ना,
उसी प्रकार से ONDC ये बैक चैनल में काम करेगा। नेटवर्क है जो आपस में कनेक्ट कर देगा, खुद अपने आप से। ये कोई होस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं होगा, कहीं आप सोचो सरकार अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएगी, नहीं। एक नेटवर्क होगा जो विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को आपस में जोड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म के जो सेलर हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपने सामान बेच सकेंगे, एक प्लेटफॉर्म का जो कंज्यूमर है दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो सामान रजिस्टर्ड है उनको खरीद सकेंगे। तो ये नेटवर्क आपस में सबको जोड़ देगा। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा। और एक खास चीज, ई-कॉमर्स में देखो, ये आपका ध्यान सिर्फ अमेजोन और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स पर जाता है, नहीं, लेकिन जैसे जोमेटो, स्विगी हैं, कोई लॉजिस्टिक है, आपको कोरियर करवाना है, मतलब सभी जो प्लेयर्स हैं ना, जो ऑनलाइन जिनकी सर्विसेज हम परचेज कर सकते हैं, वो सारे प्लेयर्स इस नेटवर्क से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो ONDC के बेसिक्स है ना उनको डिस्कस किया। आजकल काफ़ी सुर्खियों में है ये, इस पर UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।